हेलो बच्चों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम लोग 2017 से लेकर के 2022 में जितने भी जेईई मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैं सौरभ राय और मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी एटम हो, ठीक है, कोई भी एटम हो, ठीक है, उसमें कई शेल में इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, ठीक है, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके ऊपर ये सबसे लूजली बाउंड होता है, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स क्या लग रहा होता है? सबसे कम लग रहा होता है। ठीक है, तो किसी भी एटम के गैसियस आइसोलेटेड एटम के, हमको एक ऐसा एटम लेना है जो गैसियस हो और आइसोलेटेड हो, उसके वैलेंस शेल से उसके लो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो वहां पे जो एनर्जी खर्च होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये तो हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन। अब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? अब कई सारे ऐसे एटम होते हैं जिनमें हम लोग एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास सपोज करिए मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, सपोज करिए। ठीक है, एल्यूमिनियम में से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे तो उस केस में जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है पहले वाले की, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसमें सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है इसका अगर आप फैक्टर्स देखें, किन फैक्टर्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर? जेड इफेक्टिव के ऊपर। मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसको निकालने में उतनी ही क्या होगी? ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ शेल के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखें तो लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। टॉप से बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, हमारे पास जो एलिमेंट दिए गए हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम ये सेम ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 1 के। ठीक है, तो अगर आप देखें सोडियम ऊपर होता है, पोटेशियम नीचे होता है, रूबिडियम और नीचे होता है। मतलब इन तीनों में अगर आपको कंपेयर करना हो तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी फर्स्ट, फिर होगा किसका? पोटेशियम का, फिर रूबिडियम का। एक अलग से दे रखा है कौन? स्कैंडियम। ये होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये आता है आपका आर्गन 3d1 4s2। इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो किस में भरे जा रहे हैं? 3d शेल में। अगर आपको थोड़ा सा ये याद हो कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है एस सब शेल का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। मतलब डी और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स के रोकने की जो ताकत होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू किसके? एस और पी के। यानी डी का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है किसमें? डी सब शेल में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो भरे जा रहे हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? पुअर होगा एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आपको निकालना कहां पे है? इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से? इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से। ठीक है, मतलब जो आप इलेक्ट्रॉन भरे हैं उस वजह से, मतलब आपका जो स्कैंडियम है उसमें आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किए हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हुआ है, और
उसकी वजह से आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट उस तरीके से नहीं बढ़ा। ठीक है, तो जिस वजह से जो आपका नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि Z सेम नंबर से बढ़ा लेकिन सिग्मा उस स्पीड से नहीं बढ़ा जिस स्पीड से उसको बढ़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है। ठीक है, तो अब क्योंकि आपका Z इफेक्टिव ज्यादा है इस केस में, स्कैंडियम केस में, इस वजह से इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा इन सभी में। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जेईई मेन 2017 का। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फ्री के 4 नंबर के होते हैं। इसमें आपको सिंपल बताना है कि कौन से स्पीसीज, कौन से ऑप्शन में चारों के चारे जो आयन है या एटम है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर? क्लियर? तो अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन से स्पीसीज जो हैं वो हमारे जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए इसमें, तो पहला वाले ऑप्शन में देखते हैं O2 माइनस। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 2, उसके ऊपर 2, सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसके ऊपर 2 नेगेटिव है, मतलब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 10। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, एक नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। सोडियम के ऊपर, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसमें से एक हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो यहां पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और उसमें से हमको 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि इसके 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये भी कितना हो गया, 10। तो इसमें सारे एटम में, सारे आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं। तो ए वाले में सारे स्पीसीज क्या हैं आपके, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अदर ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, जैसे मान लीजिए अगर बी ऑप्शन में देखूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक निगेटिव है, यानी 8 + 1 9, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 9 + 1 10, देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है दोनों। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, यहाँ सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे। F- में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट O-, अगेन इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे कितने होंगे, 10 होंगे, तो ये सभी नहीं होंगे। ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Cl-, आर्गन और Ca2+ इज अफेक्टेड बाय। ठीक है, कौन कौन है हमारे पास, Cl- है, आर्गन है और Ca2+ है। अगर आप इनका एटॉमिक नंबर देखें तो इसका होता है 17, 18 और 20। इलेक्ट्रॉन देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 17 + 1 18, इसमें तो 18 होंगे ही, और यहाँ पे 20 - 2, इसमें भी कितने हो गए, 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में कितना है, 18 है। तो सबका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या, 2 8 8, या अगर आप इसको पैसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है, सॉरी ये आपका इंफॉर्मेशन है। अब ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखिए सबका तीनों ही केस में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपका सबशेल भी सेम है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल भी सेम है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन है वो भी क्या होगा, सब में सेम होगा। ठीक है, तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनमें जो उनका जो रेडियस हम लोग कंपेयर करते हैं वो हम लोग Z/E रेशियो से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और Z, उसमें से Z क्या है, वो आपका न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, तो आपका जो इन सभी स्पीसीज का
जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर चार्ज पे। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। IUPAC symbol for the element with atomic number 119 would be, किस कोई भी जब नया एलिमेंट खोजा जाता है तो उसका एक फॉर्मल नाम देने के पहले एक IUPAC ने एक सिस्टम बना रखा है जिसमें जिसमें हम लोग उसका प्राइमरी नॉमेनक्लेचर करते हैं, फर्स्ट हैंड। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें IUPAC ने क्या किया है, हर नंबर को एक वर्ड असाइन कर दिया गया। क्या असाइन किया गया है? 0 के लिए असाइन किया गया है बच्चों नील, 1 के लिए असाइन किया गया है अन, 2 के लिए असाइन किया गया है बाई, 3 के लिए असाइन किया गया है ट्राई, 4 के लिए असाइन किया गया है क्वाड, फिर पेंट, फिर हेक्स 7 के लिए, सेप्ट 8 के लिए, ऑक्ट 9 के लिए, इन। ये नंबर्स ये वर्ड्स असाइन किए गए हैं फॉर ईच नंबर। हमारे पास जो दिया गया है वो कौन है? 119। 1 2 बार है तो इसके लिए हम लोग 2 बार क्या यूज करेंगे? अन यूज करेंगे। और उसके बाद कौन है? 9 है तो 9 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? इन इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? IUM। तो इसका नाम हो गया बच्चों अन इनियम। सिंबल क्या होगा? हर वर्ड का फर्स्ट लेटर यानी कि UU E। ये इसका सिंबल हो गया और ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस इज, अगेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक। देख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी। F माइनस 9 + 1, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 9 + 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। लिथियम प्लस, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 - 1, यानी कि यहां पे कितने हो गए आपके? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ, फर्स्ट कैंसिल हो गया। नेक्स्ट N3 - 7 + 3 10, लिथियम प्लस अभी निकाला था कितना? तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट लिथियम प्लस यहां भी निकाला था, ये कितना है? 2। Na+, 11 - 1 ये कितने हो गए? 10। तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? लास्ट में देखिए यहां पे 7 + 3 ये कितना हो गया? 10। O2 - 8 + 2 ये कितना हो गया? 10। 9 + 1 ये कितना हो गया? 10। यहां पे 11 - 1 तो ये कितना हो गया? 10। देखिए सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जब दूसरे को निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। जब थर्ड को निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। मतलब जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगा उसकी वैल्यू सेकेंड वाले से क्या होगी? ज़्यादा होगी, और इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले से भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो सिग्मा क्या होगा? घटेगा। ठीक है, Z = क्या होता है? Z इफेक्टिव = क्या होता है? Z - सिग्मा। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन घटाएंगे सिग्मा घटेगा, Z वही रह रहा है, यानी Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। और आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
जेड इफेक्टिव के, तो इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, वो भी क्या होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस किस में ज्यादा होगा, ये तो कहीं डिस्प्यूट है ही नहीं। सेकेंड वाला जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपका ज्यादा होगा किससे, फर्स्ट वाले से। ठीक है, लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि कहां पे जो डिफरेंस है वो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा आपको कहां कब मिलेगा, ये तब ऐसा होता है जब डिफरेंस तब आपको ज्यादा मिलता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब अगला इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं, उसमें अगर आपका शेल चेंज हो जाए, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर 3s से निकल रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहा है कहां से, 2p से निकल रहा है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बदल जाए, एक आपका थर्ड शेल से निकल रहा था, दूसरा आपका कहां से निकले, सेकेंड शेल से निकले, तो उस केस में जो आपको डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो z की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पहले आप थर्ड नंबर के शेल से निकाल रहे थे जो न्यूक्लियस से दूर था, अब आप किससे निकाल रहे हैं, सेकेंड शेल से। ठीक है, अगर आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या होता है, आर्गन 4s2। इसमें जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दोनों ही कहां से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे। ठीक है, बेरियम में देखिए, इसमें भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कहां, इसके भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां से निकलेगा, s से निकलेगा, पहला और दूसरा दोनों, क्योंकि कैल्शियम और बेरियम जो है वो सेकेंड ग्रुप के हैं। ठीक है, स्कैंडियम देखिए, स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी क्या होता है, आर्गन 3d1 4s2। इसमें भी जो दोनों इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे। यहां पे भी शेल क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। पोटेशियम देखिए, पोटेशियम का क्या होगा, आर्गन 4s1। ठीक है, या थोड़ा अगर डिटेल में आप देखना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। जब पहला इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे तो आपका 4s क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालने जाएंगे तो वो कहां से निकलेगा, 3p से निकलेगा। ठीक है, आपका शेल नंबर क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई, बदल गई। थर्ड शेल जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा एज कंपेयर टू किसके, फोर्थ शेल के। और अगर आप एक और फैक्टर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप निकाले तो ये अचीव कर लेगा किसका, नोबल गैस किसका कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस का, आर्गन का, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट एंड सेकंड केस, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का जो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या सबसे ज्यादा किसमें होगा, पोटेशियम में, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9th पे, इन कंपैरिजन टू बोरॉन बेरिलियम, इन कंपैरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज। ठीक है, बोरॉन कहाँ है आपका, ये है आपका सेकेंड पीरियड की बात हो रही है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब है आपके सेकेंड पीरियड के। तो सेकेंड, अब इसमें आप ध्यान, पहला ऑप्शन क्या है कि लेस न्यूक्लियर चार्ज एंड लेसर फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है और आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात हो रही है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज मैंने अभी आपको बताया था, लेफ्ट से राइट जब आप जाते हैं तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि जेड इफेक्टिव जो है वो ज्यादा किसका होगा, वो बोरान का ज्यादा होगा किससे, बेरिलियम से। ठीक है, लेकिन अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें बेरिलियम और बोरान में, तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2। ठीक है, बोरॉन का जो होगा वो होगा 1s2 2s2 2p1। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, 2p से निकलेगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, 2s से निकलेगा। 2s जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है एज कंपेयर टू किसके, 2p के, यानी कि s के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू किसके,
पी के, यानी कि आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कब, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एज कंपेयर टू किसके, बोरॉन के। यानी कि बेरिलियम का जो जेड इफेक्टिव है वो बोरॉन का ज्यादा है, और आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है, बेरिलियम का। ठीक है, तो बेरिलियम हैज लेस जेड इफेक्टिव एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसा किसमें है, लेस न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आइए, तो क्या है क्वेश्चन, इन जनरल प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल रेस्पेक्टिवली आर। ये तो और आसान क्वेश्चन है, कौन कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये तीन है। तो अगर आपको ये जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ शेल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड इफेक्टिव के। तो आप जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल जो हैं ये क्या रहते हैं, कांस्टेंट, और जेड इफेक्टिव क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, यानी कि जो रेडियस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर आप टॉप से बॉटम जाएंगे, अगर आप टॉप से बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि एटॉमिक रेडियस जो है वो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे ये डिक्रीज हो रहा है, टॉप से बॉटम जाने पे ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्या पूछा है, इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो हमको डाउन द ग्रुप की बात करनी है, पहला वाला डिक्रीज होना चाहिए और दूसरा वाला इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस, ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन में देखिए एटॉमिक रेडियस है और इसका बोला जा रहा है इंक्रीज होने के लिए, तो इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम जाने पे। ठीक है, अब बाकी का देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड इफेक्टिव के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड इफेक्टिव के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। यानी कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, टॉप से बॉटम आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमको बताना है कि पहला वाला किसमें, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला वाला डिक्रीज हो रहा है और दूसरा वाला क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस टॉप से बॉटम आने पे इंक्रीज होता है, तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बाकी देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी टॉप से बॉटम जाने पे डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी टॉप से बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगेन टी वाला भी वही सेम ऑप्शन है, टी वाले में एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमको पहला वाला डिक्रीज कराना है, लेकिन एटॉमिक रेडियस टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन हो गया ए। क्लियर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, करेक्ट ऑप्शन with respect to Pauling electronegativity values of the elements is। ठीक है, तो ये हमारा टेबल है, एक बार हम लोग पी ब्लॉक बना ही लेते हैं। ये सारे एलिमेंट आप देख सकते हैं पी ब्लॉक के। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप 13 बनाएं तो ग्रुप 13 में आपका क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे है आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
इंडियम और हेलियम। 14 में कौन है? 14 में आपका होगा कौन? कार्बन, ठीक है। 15 में नाइट्रोजन, ठीक है। 16 में ठीक। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि लेफ्ट से राइट जाने पे, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और टॉप से बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है पहला वाला देखिए, फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर, गलत ऑप्शन है। सल्फर का ज्यादा होता है किससे? फास्फोरस से, क्योंकि फास्फोरस जो है, सल्फर जो है वो राइट में है, ठीक है। सिलिकॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कहाँ है? ये रहा, सिलिकॉन भी ज्यादा होता है किससे? एल्यूमिनियम से, तो ये भी गलत ऑप्शन है। टेलुरियम इज ग्रेटर देन सेलेनियम, ये भी गलत है, क्योंकि टॉप से बॉटम आने पे डिक्रीज हो रहा है। सेलेनियम का ज्यादा होगा किससे? टेलुरियम से, ठीक है। गैलियम इज लेस देन जर्मेनियम, ये सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम राइट में है, गैलियम किस में है? लेफ्ट में, तो ये हमारा आपका सही ऑप्शन हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कौन कौन है भाई यहाँ पे? कार्बन है, ठीक है, कार्बन, फिर यहाँ पे आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो बोरॉन के नीचे कौन है? एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके नीचे आपका यहाँ पे सल्फर है। सीजियम जो है वो आपका कहीं फर्स्ट ग्रुप के सबसे नीचे होगा, ठीक है। तो सीजियम में नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे वो क्या होंगे? आपकी सबसे ज़्यादा होंगे। वैसे भी जो रेडियस होता है वो रेडियस जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पे रेडियस डिक्रीज होता है, और टॉप से बॉटम आने पे रेडियस जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सीजियम जो है वो आपका एकदम राइट में है, सॉरी एकदम लेफ्ट में है, और उस लेफ्ट के भी किस में है? वहां पे एकदम बॉटम में है। मतलब जब आप लेफ्ट से राइट आएंगे तब भी इंक्रीज होगा, और टॉप से बॉटम आएंगे तब भी क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? सीजियम का होगा, ठीक है। तो सीजियम सबसे आगे कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। आगे देखिए, यहां पे देखिए आपका कौन है? सल्फर। सल्फर में आपके 3 शेल हैं, ठीक है। कार्बन में कितने शेल होंगे? 2 शेल होंगे, ठीक है। तो सल्फर की जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और कार्बन अगेन, एल्यूमिनियम में भी कितने शेल हैं? 3। एल्यूमिनियम लेफ्ट में, सल्फर किधर है? राइट में है, मतलब एल्यूमिनियम जो है वो सल्फर से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारे ही कंडीशन किस में सेटिस्फाई हो रही हैं? ए ऑप्शन में। ये सारी ही जो कंडीशन है वो किस में सेटिस्फाई हो रही हैं? ए ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 13, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 19-12 अप्रैल का। द ग्रुप नंबर, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 रेस्पेक्टिवली आर। तो भाई ये है 15 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में जा रहा है, मतलब इसका ब्लॉक क्या हो गया? p हो गया, ठीक है। p ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला होता है वो होता है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन np सबशेल। जो लास्ट वाला सबशेल होगा उसका p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ये हो जाएगा 12 प्लस 3, कितना हो गया? 15। 15 हो गया इसका ग्रुप नंबर। और क्या पूछा है? ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल में आपके
वैलेंस शेल आपका 3 है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 5। ठीक है, और क्या पूछा है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ये कितने बॉन्ड बना सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या लूज कर सकता है। ठीक है, तो p वाले जो होते हैं वो जो p ब्लॉक वाले होते हैं वो लूज नहीं करते हैं जनरली, वो क्या करते हैं आपके गेन करते हैं। तो इसमें p सबशेल है, अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन हैं ये तीनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम नहीं मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड ये बना सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास अवेलेबल है पेयरिंग के लिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, वो 3 हो गई, यानी 15 5 3। कौन सा ऑप्शन है, B। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120 नॉट इट डिस्कवर्ड विल बी n। क्या होगा ये, ठीक है, आपका जो 7th पीरियड है, ठीक है, वो लास्ट में खत्म होता है किस पे, 7p पे। ठीक है, अगर आप हाफ बाउ रूल के हिसाब से एनर्जी का ऑर्डर देखें तो सबसे कम होता है किसका, 1s का, फिर होता है 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक है, 4s, 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, 5p के बाद 6s, 4f, 5d और 6p, फिर 7s, 5f, 6d और 7p, और 7p के बाद जो आपका शेल भरा जाएगा, ठीक है, वो होगा 8s, और s की कैपेसिटी होती है 2। ठीक है, मतलब 7p तक भरते भरते आपके कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं, 118। ये पूछा कितने का गया है, 120। मतलब जो अगले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे आपके किसमें, 8s में। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या आएगा, 8s2। ठीक है, और ns2 किस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सी। ठीक है, चलिए 15। ओह, अभी हम लोग कुछ देर पहले किए थे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट। ठीक है, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। ये हमने पढ़ा था। पूछा क्या गया है, अन, नील, इन। अन मतलब 1, नील मतलब 0, इन मतलब 9, 109। डन, क्लियर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो इसमें से एंडोथर्मिक नहीं है, मतलब 2 ही तरह का होता है, या तो एंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, O- में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है तो O2- बन रहा है। ठीक है, तो अगर किसी को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद हो, क्या होता है, किसी भी एटम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस दौरान जो भी एनर्जी का चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जनरली
कुछ एक्सेप्शंस छोड़ के पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, मतलब वहां पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हैं, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो पहला वाला आपने एक न्यूट्रल एटम ऐड किया था, लेकिन दूसरा वाला एटम आप आयन, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आप किस में ऐड करेंगे, एक ऐसे स्पीसीज में जो कि पहले से नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो O माइनस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए आप यहाँ पे आपको एनर्जी मिलेगी नहीं, बल्कि आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। यानी कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस केस में जो डेल्टा एच होगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है, दूसरे में एक गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी में हमेशा आपको एनर्जी देना पड़ता है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, यहां पे देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है एक न्यूट्रल एटम में, ठीक है, और जो जिस एटम में ऐड किया जा रहा है वो उसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो उसका अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो होता है 1s1, और 1s1 कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यानी कि जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये आपका लेस देन 0 आएगा। लेकिन अगर वही काम आप अगले वाले में करने की कोशिश करेंगे, आर्गन में, तो आर्गन के जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3s2 3p6, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन कोई खाना नहीं खाना चाहता, उसको जबरदस्ती खिलाते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, वहां से आपको एनर्जी मिलता नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन 0 होगा। 3 केस में आपको एंडोथर्मिक है, एक केस में यानी सी केस में आपको एक्सोथर्मिक मिल रहा है, और यही पूछा गया था, द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ GD3+ रेस्पेक्टिवली R। ठीक है, तो गैंडोनोलियम एलिमेंट है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये है, जेनॉन 6s2 5d1 4f7। ठीक है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस शेल से निकलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा, 6s2, फिर ये, यानी कि जो GD3+ है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा जेनॉन 4f7। ठीक है, और 4f7 में f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, और उन सभी में 7 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ठीक है, और वो सातों के सातों क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, √x इंटू x+2 pm। x यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 7+2 यानी कि 9। तो ये हो जाएगा कितना, 9√63। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बराबर आएगा किसके, 7.9 के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया कितना, 7.9। तो करेक्ट ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, in the 6th period the orbitals that are filled are। तो 6th पीरियड में कौन कौन भरा जाता है, 6s 4f
5D और 6P, ये सब शेल्स हैं जो कि भरी जाती हैं किसमें, 6th पीरियड में। तो कहाँ ऐसा लिखा हुआ है, 6S 4F 5D और 6P। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। बहुत बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2020 में आया है। द एटॉमिक नंबर ऑफ अननिल यूनियम, ठीक है, तो अन मतलब 1, नील मतलब 0, अन मतलब 1, तो ये कितना हो गया, 101। इस तरह का ये थर्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए, मतलब हर साल इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 20, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाईवैलेंट यूरोपियम एंड ट्राईवैलेंट सीरियम आर। तो सीरियम का, जेनॉन का एटॉमिक नंबर दे रखा है, सीरियम का दे रखा है और यूरोपियम का दे रखा है। ठीक है, तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जेनॉन 6s2 5d1 4f1, यूरोपियम का होगा जेनॉन 6s2 4f7। तो सीरियम को ट्राईवेलेंट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक दो s से जाएगा और एक d से, मतलब यहां पे क्या बचेगा, जेनॉन 4f1। यूरोपियम का क्या करना है, यूरोपियम का बाईवेलेंट बनाना है, मतलब यहाँ पे सिर्फ कौन निकलेगा, 4s, तो यहाँ पे क्या होगा, जेनॉन 4f7। ठीक है, तो पहले क्या है आपका, पहले यूरोपियम है, तो यूरोपियम का क्या है, 4f7 4f1, ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, तो आप इसको एफ ब्लॉक चैप्टर का भी मान सकते हैं और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का भी मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, in general the property that shows an opposite trend in comparison to other properties is। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज करता है, आयनिक एनर्जी भी इंक्रीज करता है, सॉरी रेडियस डिक्रीज करता है, रेडियस डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब आप टॉप से बॉटम आएंगे तो रेडियस इंक्रीज करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगा। तो यानी कि रेडियस जो है वो बाकी 3 प्रॉपर्टीज के काउंटर में है। ठीक है, तो जो ऑर्डर होगा वो किसका मैच नहीं कर रहा है, एटॉमिक रेडियस का। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 22, the elements x, y and z are in third period of periodic table। थर्ड पीरियड में ऑक्साइड्स ऑफ x, y and z रेस्पेक्टिवली आर बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक। अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है और टॉप से बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, जो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर होता है, ऑक्साइड्स का जो बेसिक नेचर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और जो एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। ठीक है,
मतलब कि जो एसिडिक है, जो एसिडिक है वो सबसे कहाँ होगा, राइट में होगा, जो बेसिक होगा वो सबसे लेफ्ट में होगा, एम्फोटेरिक उन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड, द एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड आर थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, द ऑक्साइड्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर, एक्स जो है वो बेसिक है, वाई एम्फोटेरिक है, जेड जो है आपका एसिडिक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो लेफ्ट और राइट वालों का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, यानी कि जेड जो होगा वो राइट में होगा, वाई बीच में होगा और एक्स सबसे लेफ्ट में होगा। तो एक्स क्योंकि लेफ्ट में है तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या आएगा, सबसे कम होगा। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, द आयनिक रेडियाई ऑफ O2 minus, F minus, Na plus and Mg2 plus R। अगेन अभी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसके पहले, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg2 प्लस। Z की वैल्यू कितनी है, 8, 9, 11, 12। E की वैल्यू कितनी है, 10, 10, 10 और 10। Z बाई E की वैल्यू कितनी है, 0.8, 0.9, 1.1 और 1.2। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Z बाई E के। मतलब इन सभी में सबसे ज़्यादा रेडियस होगा किसका, O2 माइनस का, F माइनस का, फिर Mg2 प्लस सबसे छोटा होगा। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, करते रहें। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ, अगेन वही सेम क्वेश्चन, O2 माइनस, N3 माइनस, F माइनस, Mg2 प्लस, Na प्लस और, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का एटॉमिक रेडियस हमको, सॉरी आयनिक रेडियस कंपेयर करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। हमारे पास कौन है, N3 माइनस है, O2 माइनस है, F माइनस है, Mg2 प्लस है, ठीक है। हमारे पास Na प्लस है, Mg2 प्लस है और Al3 प्लस है। अगर आप इनकी Z की वैल्यू देखें तो Z की वैल्यू क्या होगी, 7, 8, 9, 11, 12 और 13। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहां होगा 10, यहां होगा 10, सब में 10 10, ठीक है। Z बाई E की अगर वैल्यू देखें तो यहां पे होगा 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है। रेडियस फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Z बाई E के, यानी कि सबसे ज़्यादा रेडियस होगा N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस का, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर हमारा सही हो गया, ये वाला, N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 25, द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर रेस्पेक्टिवली। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत क्लास में क्लियरली आपको बताया जाता है जब हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऐड करते हैं वैलेंस शेल में तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के, ठीक है। यानी कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, यहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस इंक्रीज होता है
जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा वो इंक्रीज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो आपका ये डिक्रीज होता है। ठीक है, मतलब जो आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर है वो आपका आना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई बात समझ में? क्या गड़बड़ होता है? एक्चुअल जो ऑर्डर देखा गया है वो होता है क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। मतलब क्लोरीन जो है वो एक प्लेस आगे आ जाता है किससे? क्लोरीन से। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए आपको थोड़ा सा उनके एटॉमिक अरेंजमेंट के पे जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक छोटा एटम है, ठीक है, उसमें 2 शेल हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, क्लोरीन एक बड़ा एटम है, ठीक है, उसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 7। ठीक है, तो अब जब आप फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने आओगे, ठीक है, तो इसमें भी जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि कम स्पेस में पैक्ड हैं, वो रिपल्सन लगा रहे होंगे। क्लोरीन के केस में भी वो ये 7 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे होंगे? वो रिपल्सन लगा रहे होंगे। लेकिन क्लोरीन के क्योंकि एटम जो है वो ज्यादा स्पेस में क्या है? फैले हुए हैं, तो क्लोरीन वाले केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्सन होगा वो कम होता है एज कंपेयर टू किसके? क्लोरीन के। जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का ऐड करना क्लोरीन में ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्लोरीन में ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू किसके? फ्लोरीन के। इस वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से क्या होता है? थोड़ा सा मार्जिनली ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन, तो फ्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए किसमें? क्लोरीन में, और उसके बाद आपका डिक्रीज करना चाहिए। तो ये देखिए यहां से फ्लोरीन से क्लोरीन में बढ़ गया है और उसके बाद क्या कर रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। Within each pair of elements, chlorine, chlorine, sulfur, selenium, lithium and sodium respectively, the elements release more energy upon electron gain R. तो कौन कौन है? क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, सॉरी लिथियम है और सोडियम है, ठीक है, सल्फर है और सेलेनियम है, सल्फर है और सेलेनियम है, फिर है आपका कौन? फ्लोरीन और क्लोरीन। अभी मैंने बताया कि फ्लोरीन और क्लोरीन में ज़्यादा किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, सल्फर और सेलेनियम में कंपेयर करना है, तो अगर ऑक्सीजन सल्फर में कंपेयर करते तो सल्फर का ज़्यादा होता। ठीक है, लेकिन सल्फर और सेलेनियम में कंपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा किसका होगा? सल्फर का ज़्यादा होगा। ठीक है, लिथियम और सोडियम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिपल्सन वाली कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपका किसका होगा? लिथियम का ज़्यादा होगा, यानी कि लिथियम, सल्फर और क्लोरीन, लिथियम, सल्फर और क्लोरीन। तो अगेन सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? सी वाला। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग आगे खत्म करेंगे। थैंक यू।